हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको गुप्त काल में स्वर्ण काल की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसा आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है, या एक और शब्द प्रयोग में लाते हैं, वो है क्लासिकी युग, क्लासिकल एज। तो इन्हीं पर हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। जब आप आईएएस पीसीएस मेंस लिखते हैं तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ से जो गुप्त काल में क्लासिकल डेवलपमेंट है वहाँ से प्रश्न आते हैं, या सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्या माना जा सकता है। अपने आप विचार दें, शब्दों का हेर फेर होता है, तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम्स में तो यहाँ से सीधे सीधे तथ्य आता है कि किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है, तो आपका उत्तर होता है गुप्त काल। तो इस टॉपिक में किन किन बिंदुओं पर आपसे बात करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुप्त काल, स्वर्ण काल, क्लासिकी युग के संदर्भ में इतिहास लेखन की दृष्टि से चर्चा। अनेक बार हमने आपको स्पष्ट किया है कि हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्टोरियोग्राफी का ज्ञान आवश्यक है। यदि आप आईएएस परीक्षा को गंभीरता से लेते हैं, पीसीएस परीक्षा को गंभीरता से लेते हैं, तो आपको इतिहास लेखन का ज्ञान होना चाहिए। तो गुप्त काल, स्वर्ण काल, यहाँ हिस्टोरियोग्राफी का क्या रोल है, क्या समझना है, इसकी संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल की चर्चा कहाँ कहाँ है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग जो आपसे बात करने वाले हैं, स्वर्ण काल की अवधारणा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास में पहली बार कहाँ पर गोल्डन एज की बात हो रही है, या विश्व इतिहास में कहाँ कहाँ गोल्डन एज की चर्चा हुई है, इसकी बात हम लोग करेंगे। और फिर ये समझेंगे कि स्वर्ण काल क्या है, किसे कहते हैं स्वर्ण काल, क्लासिकी युग क्या है, किसे कहते हैं क्लासिकी युग, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बाद में हम लोग ये समझेंगे कि पक्ष में तर्क, जिन इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल माना है, तो उन्होंने अपने पक्ष में कौन कौन सी बातें कही हैं, किन बातों के आधार पर उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के तहत हम गुप्त काल में जो क्लासिकल डेवलपमेंट हुआ है, क्लासिकी विकास हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, और विशेष तौर में इससे कला का विकास, साहित्य का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास गुप्त काल में मेंस में, आईएएस में अनेक बार पूछा गया है। इसके बाद जो इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल नहीं है, यानी जो विपक्ष में बातें कह रहे हैं, तो उनके क्या तर्क हैं, उनको समझेंगे। और जो क्लासिकल डेवलपमेंट है, जिन क्षेत्रों में है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में निष्कर्ष पर बात करेंगे। क्या गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जा सकता है? आप सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों? और यदि आप सहमत नहीं हैं तो क्यों? और यदि आप गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं मानते हैं, तो क्या एक सीमा तक गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जा सकता है? तो यहाँ निष्कर्ष की हम लोग बात करेंगे, विस्तार से इसको समझेंगे। सबसे पहले इतिहास लेखन की दृष्टि से चर्चा करेंगे। आपने ये पढ़ा होगा कि आधुनिक काल में इतिहास लेखन जो व्यवस्थित तरीके से हुआ है, वो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी इतिहास लेखकों के द्वारा हुआ है। बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इतिहास लेखन में, उनमें से एक है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच। इसको उपनिवेशवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं।
भारतीय इतिहास का व्यवस्थित अध्ययन यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है? साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने या उपनिवेशवादी इतिहास लेखकों ने भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को नकारा है। इनका एक पूर्वाग्रह था कि भारतीय संस्कृति का जो भी चरित्र है, जो उपलब्धियां हैं, जो भारतीय मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उनको इन लोगों ने नकारा। और जब जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ी तो भारत के लोग भी शिक्षित हुए, उन्होंने भी निष्कर्ष प्रतिपादित किए और ये बताया कि बहुत सारे निष्कर्ष जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में हुआ है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में हुआ है, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। गंभीर अनुसंधानों के बाद अनेक निष्कर्ष निकाले गए। जैसे साम्राज्यवादियों ने, उपनिवेशवादी इतिहास लेखकों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भारत में कभी भी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, कोई राजनीतिक विकास नहीं था। भारत तो शासितों का देश है, बाहर से लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया, भारत पर अधिकार किया और शासन किया। इसी क्रम में अंग्रेज भी आए, उन्होंने अधिकार किया। अंग्रेजों का आना कोई नई बात नहीं है, एक परंपरा है भारतीय इतिहास में। इस प्रकार की उन्होंने बात की। कोई सामाजिक उपलब्धि, कोई सांस्कृतिक उपलब्धि, उसको सबको नकारा है। लेकिन जब भारतीय शिक्षित हुए, उनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, तो अनेक अनुसंधानों के माध्यम से उन्होंने इन बातों का खंडन किया। अंग्रेजों ने जो दिखाया था कि भारत भूखों का देश है, नंगों का देश है, सपेरों का देश है, यहाँ की कोई उपलब्धियाँ नहीं हैं, यहाँ इतिहास लेखन नहीं हुआ है, इस प्रकार की जो चर्चाएं उन्होंने की है, उन अनेक बातों को भारतीय इतिहास लेखकों ने नकारने का प्रयास किया है। और उसी इतिहास लेखन में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता है जिन्होंने राष्ट्रवाद को आधार बनाया, उसको हम कह सकते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इन्होंने भारतीय इतिहास की उपलब्धियों को बताना शुरू किया। जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों के निष्कर्ष हैं, उपनिवेशवादी इतिहास लेखकों के निष्कर्ष हैं, इनको नकारने का काम किया इन्होंने, और जो उपलब्धियां हैं उनको सामने लेकर आते हैं। और इसी क्रम में इन्होंने ये बताया कि आप कहते हैं कि भारतीयों की कोई उपलब्धि नहीं है, हमारे यहाँ तो स्वर्णकाल जैसा काल रहा है, यानी जो उपलब्धियां रही हैं प्राचीन भारतीयों की वो बहुत विशेष रही हैं। और इस संदर्भ में इन्होंने गुप्त काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दे डाली। अब यहाँ पर एक बात है, इतिहास लेखन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से करें तो कोई पूर्वाग्रह आपका नहीं होना चाहिए। साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने, उपनिवेशवादी इतिहास लेखकों ने अपने पूर्वाग्रह में ये जो बात रखी कि उनको भारतीयों की उपलब्धियों को नकारना है और जो ब्रितानी सत्ता है, ब्रितानी उपलब्धियां हैं, उसके औचित्य को सिद्ध करना है, तो ये बात गलत थी। वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने अपनी उपलब्धियों को बताया, अच्छी बात है, लेकिन जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों को विस्तार से बताना शुरू किया, बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू किया, तो इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। तो यहाँ दोनों अप्रोच से सहमत नहीं होंगे। आगे की बात में इसको हम और स्पष्ट करेंगे। अब यहाँ पर भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल की चर्चा, कहाँ कहाँ स्वर्णकाल की चर्चा हो रही है। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जो गुप्ता पीरियड है, गुप्त काल है, उसको भारत का स्वर्णकाल बताया गया है। एक तो चर्चा यहाँ विस्तार से आपको मिलती है। इसके बाद जब आप साउथ इंडिया पर काम करते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास पर काम करते हैं, तो आपको वहाँ पर चोलाज मिलते हैं, चोल काल मिलता है, और चोल काल को भी दक्षिण भारत का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके बाद आगे आप जब मध्यकाल का अध्ययन करते हैं और मध्यकाल में जब मुगल काल आता है, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने शाहजहां के काल को स्वर्णकाल माना है। मुगल शासक शाहजहां के काल को स्वर्णकाल माना है। तो ये तथ्य आपको वनडे एग्जाम्स के लिए जानना जरूरी है। पहले हमने स्पष्ट किया है
यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का स्वर्णकाल किसे कहते हैं वनडे एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है, गुप्त काल आपको लगाना है। प्रीलिम एग्जाम में इस प्रकार का फैक्ट आपको काम करता है। दक्षिण भारत में किस काल को स्वर्णकाल माना जाता है, तो आप चोल काल बताएंगे, और मुगल काल में आप शाहजहां को बताएंगे। यद्यपि मेंस की दृष्टि से तमाम सीमाएं हैं, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। आगे हम लोग स्वर्णकाल की अवधारणा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इस बात की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो गोल्डन एज की हम लोग बात कर रहे हैं या क्लासिकल एज की बात हम कर रहे हैं, क्लासिकल एज की हम बात कर रहे हैं, वो विश्व इतिहास में पहली बार कहां आता है? तो ये शब्द पहली बार हमें ग्रीक लिटरेचर में, रोमन लिटरेचर में दिखाई देता है। यानी जो यूनानी साहित्य है, ग्रीक साहित्य है, वहां पर जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने गोल्डन एज शब्द का प्रयोग किया है। और विशेष तौर से यूनान में एक एज आया है, एक शासक का काल आया है, नाम है पेरिक्लीस, नाम है पेरिक्लीस। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, पेरिक्लीस युग, इसी स्वर्णकाल कहा गया है यूनानी इतिहास में। इसके बाद जो रोमन इतिहास है, रोमन इतिहास में जो अगस्टस इरा है, अगस्टस युग है, उसे स्वर्णकाल माना गया है। इसके अलावा भी आप ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जब ट्यूडर शासकों का समय था, तो एलिजाबेथ युग, एलिजाबेथ युग को स्वर्णकाल कहा गया है। तो विश्व इतिहास में यदि आप देखें तो यूनानी इतिहास में, रोमन इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्णकालों की चर्चा हुई है। भारतीय इतिहास में जब गुप्त काल को स्वर्णकाल बताया गया, तो गुप्त काल की तुलना यूनान के पेरिक्लीस युग से की गई। अनेक इतिहासकारों ने ये बताया, जैसे यूनान में पेरिक्लीस युग था, वैसे भारत में गुप्त काल था। जैसे रोमन इतिहास में अगस्टस युग है, वैसे भारत में गुप्त काल है। जैसे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एलिजाबेथन ईरा है, एलिजाबेथ युग है, वैसे भारत में गुप्ता पीरियड है। तो एक विश्व इतिहास में ये थोड़ा सा आपको समझना है। तुलनात्मक ढंग से जब आप लिखेंगे अपने मेंस के एग्जाम्स में, तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब आगे हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये जो गोल्डन एज की बात हो रही है, क्लासिकल एज की बात हो रही है, वो क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन एज उस काल को कहेंगे जहां समग्र विकास, अपने चरम पर हो, अपनी पराकाष्ठा पर हो। अब ये समग्र विकास क्या है? समग्र विकास का मतलब है वहां का राजनीतिक विकास, वहां का सामाजिक विकास, वहां का आर्थिक विकास, धर्म का विकास, दर्शन का विकास, विज्ञान का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी, ये अपनी चरम पर हो। सामान्य शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, जिसको आप सांस्कृतिक विकास के रूप में आप कह सकते हैं,
यानी समाज का विकास, राजनीति का विकास, धर्म दर्शन का विकास, कला का विकास, सारे के सारे जो विकास हैं वो अपनी चरम पर हों, उसे सामान्य रूप से स्वर्णकाल कहते हैं। यानी अगर इसको आप संक्षेप में देखें तो स्वर्णकाल आप ऐसा कह सकते हैं, उस काल को स्वर्णकाल कहते हैं जहां सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, धर्म दर्शन का विकास, कला का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, अर्थात समग्र विकास अपनी चरम पर हो, अपनी पराकाष्ठा पर हो, उस काल को हम स्वर्णकाल कहते हैं। यहां पर एक शब्द और आया है, वो आया है क्लासिकल एज, क्लासिकी युग। तो इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे क्लासिकल एज को। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लासिकल जो डेवलपमेंट है, जो क्लासिकल डेवलपमेंट है, यहां पर क्या बात आप समझेंगे, जहां का विकास एक मॉडल बन जाता है, एक प्रतिमान बन जाता है। यानी क्लासिकी युग किसे कहेंगे? क्लासिकी युग उस काल को कहेंगे जहां विकास एक मॉडल बन जाता है, एक प्रतिमान बन जाता है, एक माइलस्टोन बन जाता है, मील का पत्थर बन जाता है। तात्पर्य यह है, जब आगे की विकास की तुलना किसी काल से की जाने लगती है तो उस काल को हम क्लासिकल एज कहते हैं। गुप्त काल में कुछ ऐसा विकास हुआ, उस विकास की तुलना आगे के कालों से की जा रही है, पहले के काल से की जा रही है, तो उसे हम क्लासिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत देखेंगे। खास तौर से कला का विकास है, साहित्य का विकास है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास है, उन सब का विकास यहाँ पर हम क्लासिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत देखेंगे। आगे हम लोग समझेंगे, जो ये कहते हैं कि गुप्त काल स्वर्णकाल है, क्लासिकी युग है, तो उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पहली बात जो बताई है वो ये है कि जो राजनीतिक विकास है गुप्त काल का, जो प्रशासनिक विकास है, वो विशेष महत्वपूर्ण है। जैसे आपने अध्ययन किया होगा, गुप्ता पीरियड के पहले पोस्ट मौर्य आता है, मौर्योत्तर काल आता है, पोस्ट मौर्य आता है। ये आपका मौर्य पीरियड हो जाता है, मौर्य हो जाता है, मौर्य काल हो जाता है। ये आपका मौर्योत्तर काल हो जाता है और ये गुप्त काल हो जाता है। तो ये जो मौर्योत्तर काल है, यहां पर छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं और ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। अनेक विदेशी आक्रमण होते हैं इसी काल में। इंडो ग्रीक भारत में आते हैं, हिंद यवन भारत में आते हैं, शक आते हैं, पहलव या पार्थियन आते हैं, कुषाण आते हैं, और कुषाणों ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना किया था। यहाँ के जो स्थानीय राजवंश हैं, शुंग हैं, कण्व हैं, उनका अध्ययन करते हैं आप। तो एक छोटे छोटे राज्यों का काल आया और ये राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। यानी मौर्योत्तर काल जो है वो राजनीतिक संघर्ष का काल है, छोटे छोटे राज्यों का काल है। यानी एक प्रकार से यहाँ राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। मौर्य काल में आपने क्या देखा था? मौर्य काल में आपने देखा कि एक बहुत ही विस्तृत राज्य, जिसको आपने मौर्य साम्राज्य कहा, एक राजनीतिक केंद्रीकरण की स्थिति थी वहां पर, विस्तृत प्रशासन था वहां पर, और उसकी ठीक विपरीत मौर्योत्तर काल में स्थित बनी हुई है। लेकिन गुप्ता पीरियड में गुप्त शासकों ने अनेक प्रयास करके, अनेक प्रकार से प्रयास करके एक बड़ी साम्राज्य की स्थापना की। आप इसको मानचित्र में देख सकते हैं। ये जो इलाका है, यहां पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण है, लेकिन अप्रत्यक्ष दृष्टि से इन्होंने इन इलाकों पर भी शासन किया। और जब समुद्रगुप्त का शासन आता है तो उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों से भी अपना प्रभुत्व स्वीकार कराया।
तो एक बड़ा साम्राज्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुप्तों का जो प्रभुत्व है वो भारत की एक बड़े क्षेत्र में स्थापित होता है। तो यहाँ पर एक बड़ी साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी फिर से राजनीतिक केंद्रीकरण की स्थापना होती है। अनेक शासक हुए हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने समुद्रगुप्त का नाम पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त का उद्देश्य था धरणीबंध। यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धरणीबंध यानी धरणी का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को बांधना, पृथ्वी को जीतना। और समुद्रगुप्त पर अलग से प्रश्न आता है। समुद्रगुप्त की जो विजय हैं, साम्राज्यवादी नीति है, उस पर अलग से प्रश्न आता है। इसके बाद आपने पढ़ा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये भी पृथ्वी विजय का उद्देश्य रखते हैं। महान शासक हुए हैं गुप्त काल में। आपने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया। तो एक महान शासकों की परंपरा रही है। समुद्रगुप्त जैसे शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शासक हुए हैं, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए हैं। इनका जो प्रशासन था वो प्रशासन बहुत ही उदारवादी है, बहुत ही उदारवादी है, बहुत ही कल्याणकारी है इनका प्रशासन। तो ये जो राजनीतिक दृष्टि से उपलब्धियां हैं, एक बड़ी साम्राज्य की जो स्थापना हुई है, इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्णकाल माना है। इसके बाद आप देखिए आर्थिक दृष्टि से भी गुप्त काल का जब आप अध्ययन करेंगे तो कृषि का विकास आपको दिखाई पड़ेगा और जो व्यापार वाणिज्य का विकास है वो विशेष महत्व रखता है। अब ये जो व्यापार वाणिज्य है इसका विकास आप देखेंगे कि भारत का जो विकास है वो आगे आप ये फारसी राज्य है, अरब है, मिस्र है, यहाँ से हो रहा है, रोमन साम्राज्य से हो रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से हो रहा है। समुद्र मार्ग से वो चाइना से, जापान से जुड़े हुए हैं, तिब्बत से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से एक बड़े स्तर पर यहाँ व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। सोने की मुद्राएं चल रही हैं बड़े पैमाने पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में प्रचलित थीं, तो आपका उत्तर होता है गुप्त काल। तो इतिहासकारों ने आर्थिक विकास की दृष्टि से भी गुप्त काल को स्वर्ण काल बताया है। इसके बाद देखिए जो पक्ष में बातें हो रही हैं उसमें एक बात और, हिंदू धर्म की दृष्टि से विकास। इस काल में इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू धर्म का एक उदार और सही स्वरूप सामने आया है। अधिकांश जो गुप्त शासक हुए हैं वो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं और आपने देखा होगा अधिकांश शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने के बावजूद भी इन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया, जैन धर्म को आश्रय दिया। फायान के उल्लेख में यह बात स्पष्ट है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में था। तो ये यहाँ की एक विशेषता है। तो इतिहासकारों ने कहा है यह वास्तव में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल है। इस प्रकार की बातें उन्होंने इस बात के समर्थन में किया है कि गुप्त काल स्वर्ण काल है। और इसके बाद ये भी बताया है कि हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो आपको दक्षिण पूर्व एशिया में, ये जो भाग आप देख रहे हैं, यानी कंबोडिया में, मलेशिया में, फिलीपींस द्वीप में, जावा में, सुमात्रा में, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अफगानिस्तान में इधर, यानी एक प्रकार से
वृहत भारत की स्थापना हो जाती है सांस्कृतिक दृष्टि से। ये गुप्त काल की एक बड़ी विशेषता थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की विकास की दृष्टि से और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल माना गया है। तो आपने देखा कि जो पक्ष में तर्क है, पक्ष में तर्क में आपने राजनीतिक विकास के बारे में जान लिया है, आपने आर्थिक विकास के बारे में जान लिया है, आपने धर्म की दृष्टि विकास को जान लिया है, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से आपने समझ लिया है। इसके अलावा भी जो इतिहासकार पक्ष में तर्क दे रहे हैं वो कुछ क्लासिकी विकास की भी चर्चा करते हैं, और क्लासिकी विकास में जो कला का विकास है उसका उल्लेख करते हैं। कला का विकास यानी वास्तुकला का विकास, और इस कला में विशेष तौर से जो मंदिर स्थापत्य कला है उसकी चर्चा करते हैं। आपने देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, मूर्तिकला के बारे में, सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति देखिए, मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मूर्तिकला का भी बहुत विकास हुआ है, और ये जो मूर्तिकला है ये हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चित्रकला का विकास, अजंता की गुफाओं में इस विकास को देखा जा सकता है, बादामी की गुफाओं में उल्लेख है, बाघ की गुफाओं में चित्रकला के उदाहरण आपको मिलेंगे जिनका विकास गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस क्लासिकी विकास के तहत साहित्य का विकास, और साहित्य के विकास में जो संस्कृत साहित्य है उसके विकास का उल्लेख किया जा सकता है। आपने कालिदास का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश की रचना की, वसुबंध, दंडिन इत्यादि, भास जैसे महान साहित्यकार हुए हैं। और ये जो विकास है ये संस्कृत साहित्य से जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा विकास होता है। गुप्त शासकों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा गुप्त काल में ये जो क्लासिकी विकास है ये आप विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास, आपने गणित का विकास पढ़ा होगा, और यहां से आर्यभट्ट का नाम जुड़ा हुआ है, वाराह मिहिर का नाम जुड़ा हुआ है, ब्रह्मगुप्त का नाम जुड़ा हुआ है, तो आर्यभट्ट, वाराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त के नाम आपको यहां से मिलेंगे। तो गणित में और इसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में ये विकास आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आयुर्वेद का विकास, रसायन शास्त्र का विकास, धातु कर्म का विकास, ये विकास आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। आयुर्वेद में आपने एक वाग्भट्ट का नाम सुना होगा, धन्वंतरी का नाम सुना होगा, और एक पशु चिकित्सा के संदर्भ में पालकाप्य का ग्रंथ है हस्त आयुर्वेद, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जब आप मेंस का उत्तर लिखते हैं तो ये 2-4 तथ्य आपको उल्लेख करने पड़ते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो कांसे की मूर्तियां हैं वो आपने अपने आप में अद्भुत है, और ख़ास तौर से जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। उस प्रकार का विकास प्राचीन काल में दिखाई नहीं देता। उस प्रकार के विकास में आज भी अनुसंधान किए जा रहे हैं कि ये जो लौह स्तंभ है इसमें जंग क्यों नहीं लगा, इस बात को लेकर के आज भी अनुसंधान हो रहे हैं। तो साइंटिफिक की विकास की दृष्टि से ये क्लासिकल डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं। तो जिन भी इतिहासकारों ने ये बताया है
कि गुप्त काल स्वर्ण काल है, उन्होंने राजनीतिक विकास की दृष्टि से, सामाजिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से और इसके अलावा हिंदू धर्म के विकास की दृष्टि से, क्लासिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत उन्होंने कला के विकास की दृष्टि से, साहित्य के विकास की दृष्टि से, विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि से ये सब बताया है। कालिदास की रचनाओं में इस बात की चर्चा है सामाजिक दृष्टि से कि यह समय बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। नागरिक की चर्चा है, यानी जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नगरों में निवास कर रहे हैं, चारों ओर वो एक शांति समृद्धता की बात कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं। यानी सामाजिक दृष्टि से एक सुख का काल, संपन्नता का काल, समृद्धता का काल। तो ये सब बातें आपको पश्चिमी तर्क में जाननी है, जिसकी चर्चा हमने की है। आगे हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि विपक्ष में तर्क। अब विपक्ष में जैसे पहली बात राजनीतिक विकास की थी, और ये आपने पढ़ा कि गुप्त काल राजनीतिक केंद्रीकरण का काल है, प्रशासनिक विकास का काल है। तो आपने अध्ययन किया है कि प्राचीन काल में जो सबसे बड़ा राज्य था, संगठित राज्य था, वो मौर्यों का था। जो प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक विकास हुआ है वो मौर्यों का हुआ है। उनका प्रशासन बहुत ही विस्तृत था। पूरा का पूरा एक अलग से पाठ आपको पढ़ाया जाता है जिसमें आपको राजनीतिक प्रशासनिक विकास के बारे में बताया जाता है। तो जिस प्रकार का राजनीतिक विकास हम मौर्य काल में देखते हैं उस प्रकार का राजनीतिक विकास हमें गुप्त काल में नहीं दिखाई देता है। तो यदि आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो हम राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं मान सकते। यदि राजनीतिक दृष्टि से प्राचीन काल में कोई स्वर्ण काल है तो वो है मौर्य काल। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से आप देखिए, सामाजिक दृष्टि से भी गुप्त काल को स्वर्ण काल हम नहीं मान सकते, क्योंकि जिस प्रकार की जाति व्यवस्था, जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हमें गुप्त काल में दिखाई दे रही है उसमें बहुत ही जटिलताएं हैं, बहुत ही संकीर्णताएं हैं। जिस प्रकार की दासों का विकास दिखाई पड़ रहा है, नारद 15 प्रकार के दासों की चर्चा कर रहा है, तो उस दृष्टि से भी हम गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कह सकते हैं। नारियों की स्थिति में गिरावट, दासों की स्थिति में गिरावट, वर्ण जाति व्यवस्था में जटिलता, नारियों के संदर्भ में वे कारक जिनकी परिणाम स्वरूप स्त्रियों की दशा आगे और ज़्यादा गिरावट में आ रही है, आगे और ज़्यादा गिरावट में हम उसको देख रहे हैं। जिन कारकों के कारण, जैसे शिशु हत्या, जैसे पर्दा प्रथा, जैसे सती प्रथा, उन कारकों का विकास कहीं ना कहीं गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। तो उस काल को स्वर्ण काल हम कैसे कह सकते हैं जहां इस प्रकार की जाति वर्ण में जटिलताएं हैं, दासों का व्यापार है, अस्पृश्य वर्ग शूद्र वर्ग के साथ जटिलताएं बढ़ रही हैं, स्त्रियों की दशा में गिरावट है पहले की तुलना में। तो उस काल को हम सामाजिक दृष्टि से स्वर्ण काल कैसे कह सकते हैं? अगर आप सामाजिक दृष्टि से वैदिक काल का अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार की सीमाएं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। आगे आप देखें आर्थिक दृष्टि से, गुप्त काल में आर्थिक विकास तो हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास तो हुआ, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अनुसंधानों से यह बात स्पष्ट हो चुका है कि गुप्त काल के उत्तरवर्ती चरणों में व्यापार वाणिज्य में गिरावट, जो सोने की मुद्राएं हैं उनके प्रचलन में कमी, उनमें अशुद्धि का मिलना और निचले स्तर पर कौड़ियों का लेन देन होना, तो ये स्पष्ट कर रहा है कि व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से इस काल में अंतिम चरण में गिरावट आ रहा है। आप मौर्योत्तर काल का अध्ययन करें, मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि बड़ी पैमाने पर अर्थव्यवस्था का विकास होता है, व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। कुषाणों के काल में शुद्ध सोने के सिक्के चलते हैं, पहली बार अर्थव्यवस्था का बड़ी पैमाने पर मौद्रीकरण होता है, बड़ी पैमाने पर नगरों का विकास होता है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित गिल्ड सिस्टम, श्रेणियों का विकास होता है। तो यदि आप प्राचीन काल में हम तुलनात्मक ढंग से देखें तो
आर्थिक दृष्टि से भी हम गुप्त काल को स्वर्णकाल नहीं मान सकते। यदि आर्थिक दृष्टि से कहीं भी आप स्वर्णकाल मानेंगे तो पोस्ट मौर्य है, मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल। जहां तक हिंदू धर्म के विकास की बात है, तो हिंदू धर्म में जो विकास हुआ है उनका आरंभ हमें मौर्योत्तर काल में ही दिखाई देता है। जो सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, ये अवधारणाएं हमें मौर्योत्तर काल में ही दिखाई पड़ रहा है। शासक का धर्म हिंदू धर्म होने के कारण कुछ विशेष विकास अवश्य है गुप्त काल में, लेकिन ऐसा कहना कि बिल्कुल नया विकास है, पहली बार विकास है, इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो क्लासिकी विकास है, जैसे क्लासिकी विकास में आपने कला का विकास देखा, और कला के विकास में 3 बातें हमने आपको बताई। मंदिर स्थापत्य कला का विकास है, मूर्ति कला का विकास है, चित्रकला का विकास है। लेकिन कला में जो अन्य प्रकार के विकास हैं, जैसे स्तूप कला का विकास, कला एक विस्तृत अवधारणा है। लेकिन अगर स्थापत्य के संदर्भ में ही हम बात करें तो प्राचीन काल में, मौर्य काल से लेकर के मौर्योत्तर काल में जो स्तूप कला विकसित हुई है, क्या उसका विकास गुप्त काल में कंटिन्यू है, लगातार है? आप देखेंगे ऐसा नहीं है। जो स्तंभ कला हमें मौर्य काल में दिखाई दे रही है, क्या वो गुप्त काल में है? तो बिल्कुल नहीं है। गुफा कला क्या उस प्रकार का विकास जैसे मौर्य काल मौर्योत्तर काल में है, आगे है गुप्त काल में? तो बिल्कुल नहीं है। तो कला की दृष्टि से क्लासिकी प्रतिमान अवश्य है, लेकिन समग्र रूप से हम गुप्त काल को कला की दृष्टि से स्वर्णकाल नहीं मान सकते। जहां तक साहित्य की बात है, तो साहित्य में नो डाउट संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। भारत में तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है, मराठी भाषा है, अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं। क्या सभी भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ? नहीं हुआ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल स्वर्णकाल है? साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्णकाल माना जा सकता है, और वह केवल संस्कृत साहित्य की दृष्टि से। इसके अलावा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास है, वह विकास बहुत महत्वपूर्ण है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से हम गुप्त काल को स्वर्णकाल मान सकते हैं। यहां पर एक बात और समझना है कि ये जो क्लासिकी विकास भी है, ये क्या पूरे भारत में है? जो विकास हमने देखा, कला का विकास है, साहित्य का विकास है, या जो भी विकास हमने चर्चा की है विज्ञान प्रौद्योगिकी, क्या पूरे भारत में है? नहीं। दक्षिण भारत में इस प्रकार का विकास नहीं है। दक्षिण भारत में सभ्यता और संस्कृति का विकास हमें 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी में चोल काल में दिखाई दे रहा है, और ये जो 4वीं, 5वीं शताब्दी का विकास है, उस प्रकार का विकास हमें दक्षिण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी पूरे भारत में नहीं है, और खास तौर से जो दक्षिण भारत है वहां पर इस प्रकार का विकास नहीं है। ये जो विकास है, जो भी हमें दिखाई देता है, ये क्या सभी वर्गों में है? सभी वर्गों का विकास है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो विकास है, ये केवल उच्च वर्ग से जुड़ा हुआ है। गुप्त काल में जो भी हम क्लास की विकास देख पा रहे हैं, यह समाज के उच्च वर्गों से जुड़ा हुआ है, निम्न वर्गों से बिल्कुल नहीं। तो एक विस्तृत चर्चा हमने की, और अंततः हम ये निष्कर्ष में कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में या वनडे एग्जाम्स में, क्या गुप्त काल स्वर्णकाल है, तो आपका उत्तर होगा
हाँ, लेकिन यदि आप मेंस में, मुख्य परीक्षा में ऐसा लिखने को आता है, तो जो पहले की चर्चा है उसको आधार बनाते हुए आप ये बताएंगे कि गुप्त काल को समग्र रूप से स्वर्णकाल नहीं माना जा सकता। गुप्त काल यदि स्वर्णकाल है तो कला की दृष्टि से, वह भी सीमाओं के साथ, केवल मंदिर स्थापत्य कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में। गुप्त काल यदि स्वर्णकाल है तो साहित्य की दृष्टि से वह भी संस्कृत साहित्य की दृष्टि से और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी हम गुप्त काल को स्वर्णकाल कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।